ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ब्रेक से पहले हमने अच्छा रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल पढ़ लिया था। तो ये अब हम रिडक्शन इन कंडक्टर कॉस्ट एट हाई voltage transmission. When the voltage is increased in the transmission system by a step-up transformer, the current in the transmission system is significantly reduced. Therefore, the size of the conductor required to carry this small amount of the current is also reduced. Due to this smaller size of the conductor, its cost is also reduced. It is because smaller size of the conductor will be cheaper as compared to the large size of the conductor, thus making it economical to transmit large amount of the power over long distance. So ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जैसे ही हमने वोल्टेज को हाई किया था, ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट था वो रिड्यूस हुआ और ट्रांसमिशन लाइन के करंट के रिडक्शन की वजह से उसका साइज जो है वो भी रिड्यूस हो गया, जो कि हमने इससे पहले पढ़ लिया था। और आपको पता है कि साइज जितना रिड्यूस होगा तो जाहिर बात है वो सस्ता होगा। अगर हम हाई साइज का कंडक्टर हाई साइज वाला कंडक्टर लेंगे तो वो महंगा होगा और ये वाला सस्ता होगा। ठीक है, तो इसलिए ये अप्रोच हाई वोल्टेज का जो अप्रोच है वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का जो अप्रोच है वो क्या है, इकोनॉमिकल है। और उसके साथ एक और कॉस्ट भी है, ये तो कंडक्टर साइज की कॉस्ट है। मैं इसके साथ वो टावर जो कॉस्ट है, जो सपोर्ट है, उसको भी मैं ऐड करता हूँ कि उनको कैरी करने के लिए जो वो होगा वो भी कम होगा। तो इसलिए जो टावर है वो भी लो लो साइज के रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है। तो हाई वोल्टेज से वोल्टेज ड्रॉप भी जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय V is equal to IR. It can be noticed from the above expression that voltage in the transmission system is directly proportional to the amount of the current. Higher the amount of the current, higher will be the voltage drop in the transmission line and vice versa. When the transmission voltage is increased for the transmission by the step-up transformer, the current in the transmission system is reduced significantly. Therefore, voltage drop due to smaller amount of the current will be reduced. Thus, voltage regulation of the transmission system will be improved. जितने वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे उतने रेगुलेशन बेटर होगी, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट के। सो करंट कम होगा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की वजह से करंट कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होंगे, तो वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगी। सही। द फोर्थ पॉइंट इज द लॉसेस रिडक्शन इन ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज। वो तो वोल्टेज की बात हुई और ये पावर लॉस की बात हो रही है। सही। पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, वो भी हम आप ये रिलेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, बाय दिस रिलेशन पी लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो करंट कम होगा तो पावर लॉस कम होंगे। ठीक है, अगर आप वोल्टेज के साथ इसका रिलेशन देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। हमें पता है कि पी इज इक्वल टू वी आई, तो आई इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई वी, तो यहाँ पे आई की बजाय पी डिवाइड बाई वी लिख दें तो पी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर हो जाएगा इंटू आर। सही। अच्छा, अब अगर इनको हम कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो v जो है p लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। यानी वोल्टेज अगर बढ़ेगा, हाई वोल्टेज होगी तो लॉसेस कम होंगे, इनवर्सली रिलेशन है। तो वोल्टेज के साथ आप भी दे सकते हैं, यहाँ पे करंट के साथ डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं। We know that when the power is transmitted over the long distance through conductor, there exists some power loss due to the heat dissipation. ये जो power loss होगी ये heat के form में आएगी। ठीक है, the power loss due to the heat dissipation is given by this relation. It means the power loss is directly proportional to the square of the current flowing in the transmission system. Lesser the current, lesser will be power loss in the transmission system and vice versa. Therefore, if we increase the voltage of the transmission system by step-up transformer, the current will be reduced.
रिजल्टिंग इन लेसर पावर लॉस इन ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हम सारा पढ़ चुके हैं। ओके, अब now the fifth point is ultimately the transmission efficiency is enhanced। और हमारा तो पहला मकसद ही कॉस्ट के बाद ये होता है कि यानी हम कहते हैं कि एफिशिएंट भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। अगर एफिशिएंट होगा और इकोनॉमिकल नहीं होगा तब भी ये अनडिज़ायरेबल है। अगर इकोनॉमिकल है और एफिशिएंट नहीं है तब भी ये अनडिज़ायरेबल है। सो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेटर ऑप्शन होगा वो यही होगा जो कि इकोनॉमिकल भी हो और एफिशिएंट भी हो। सही। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग a high voltage transmission, the transmission system is efficiency is enhanced। सो हाउ, सो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सही। आपको पता है वी नो दैट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। सो लेट्स सपोज आउटपुट पावर को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पी प्लस लॉसेस। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये लॉसेस डब्ल्यू अगर आपको याद हो तो हम ये यहाँ पे कर चुके हैं, ये रहे। ठीक है, डब्ल्यू लॉसेस। तो ये वाला रिलेशन आप यहाँ पे पुट कर लें। सही। पी प्लस लॉसेस जो है पी स्क्वेयर रो एल ओवर ए वी स्क्वेयर प्लस। ठीक है, ताकि हम वोल्टेज को भी इंट्रोड्यूस करें और वोल्टेज की वजह से हम रिलेशन देख सकें। सही। सो ए प्लस ए इंटू वी स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर पाई। करंट डेंसिटी इज द टोटल flow of charge per time over a cross section of area, assuming J be the current density of the conductor। J को हम current density कहते हैं और J की mathematical definition ये है the current flowing through a unit area। इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। जिस तरह हम जो मास का डेंसिटी होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे current flowing through a unit area cross section area of the trans conductor that is called current density। और ये जो है हम इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय A है, या आप ये भी कह सकते हैं A इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय J बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। A इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय J। ठीक है, तो यहाँ पे आप A के बजाय ये रिलेशन लिख लें। ठीक है, आई डिवाइडेड बाय J, तो ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय J है तो ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड ओवर डिवाइडेड ये ऊपर चला जाता है। सही। ओके, सो नाउ पी प्लस दिस। ठीक है, आप देख रहे हैं। सही। जे यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, आई यहाँ पे। अच्छा, इनपुट पावर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो आई है वो इस ये वाला जो रिलेशन हमने पढ़ा था ये। ठीक है, आई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3v cos फाइव। यहाँ पे ये आई लिख लें, ये जो आई हमने अलग किया ये वाला। तो p डिवाइडेड बाय, तो चूंकि p डिवाइडेड बाय है तो वो ऊपर चला जाएगा रूट 3v cos फाइव। सही। v इस v के साथ, एक v के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक v रह जाएगा यहाँ पे। p इस p के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक p के साथ एक v यहाँ पे रह जाएगा। सही। सर तो ये सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये जो आई की वैल्यू है ये किधर से सर आया सर, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है सर? आई की जो वैल्यू है कास्ट थीटा। ये देखिए यहाँ से आइए, यहाँ से। ठीक है, p का पावर का जो फार्मूला है वो आपको पता होगा, p इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव है। ठीक है, p का ये फार्मूला है। सही। और थ्री फेज के लिए फिर हम अंडर रूट 3 लगाते हैं। ठीक है, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी आई कॉस फाइव। सही। तो इससे आप आई के रिलेशन आई को फाइंड कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई इन अंडर रूट 3v और cos फाइव, इसको डिवाइड कर दे बोथ साइड पे, तो वी विल गेट आई इज इक्वल टू ये v cos फाइव। अब समझ आ गई आपको? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो ये जो आई की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे इसके बजाय लिख दी। ठीक है, सो v इस एक v के साथ कैंसिल हो जाएगा, p इस एक p के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट p प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, रो एल जे, और एक v यहाँ पे रह गया था v cos
अच्छा, एक cos फाई यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक cos फाई यहाँ का इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सही। सो वी विल लेफ्ट विद वन cos फाई इज दी पावर फैक्टर। अच्छा, p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे भी है, तो p कॉमन ले लें, तो वन प्लस दिस ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक थ्योरम अप्लाई करूँगा, सही है, वो है कौन सा, बायनोमियल थ्योरम। आपको पता है वन प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन, ठीक है, तो ये बराबर है वन माइनस एन एक्स प्लस ये हायर टर्म्स हैं, सही। तो expanding the previous expression through binomial theorem expansion and neglecting the higher terms, जो higher terms हैं उनको हम अमूमन neglect करते हैं, ये वाले higher terms हैं, ठीक है, इनको हम neglect करते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखिए माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फिर प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा, सो अब ये देखें, वन माइनस एन एक्स, ठीक है, तो √3 रो एल जे, √3 रो एल जे ओवर वी कॉस फाई, ठीक है। अब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउट ओवर पी इन, ठीक है। सो ये तो हमारा है इनपुट, ठीक है। अब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, अब ये जो इसमें आप पुट कर लें, ये है हमारा पी आउट पी है, ठीक है, और इनपुट जो है ये सारा पी इनपुट है, यहाँ पे पुट कर लें। सो P इंटू वन प्लस √3, ठीक है, और ये सारा आ जाएगा ये, और रो एल और जे, और ये सारा वी कॉस ये, ठीक है। अच्छा, ये एफिशिएंसी में फाइंड कर रहा हूँ, पी आउटपुट डिवाइड बाई पी इनपुट। तो पी आउटपुट है सिंपल पी, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पी आउटपुट है वो सिंपल पी हम लिखते हैं। ओके, सो पी, और यहाँ पे भी इसके साथ ये वाला पी और सारा कुछ है। सो ये पी इस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई दिस। अब वन डिवाइडेड बाई दिस है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इसका पावर नीचे वन है, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर इसका -1 हो जाएगा, तो ये वन प्लस √3, बाकी यही रहेगा पी, पी नहीं है सॉरी, रो एल जे डिवाइडेड बाई वी कॉस फाई पावर -1। नहीं, ये नीचे था, डिनोमिनेटर में था, तो इसको ऊपर लेके नोमिनेटर में चलेगी। तो एफिशिएंसी हमारे पास फिलहाल है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन प्लस दिस और दिस टू द पावर -1। ओके। अच्छा, अब n की वैल्यू क्या है, अब इसको आप इसके साथ वन, ठीक है, इसके साथ आप बायनोमियल थ्योरम के एक्सप्रेशन के साथ वन प्लस एक्स, ठीक है, वन प्लस एक्स होल रेज टू द पावर -n, ये बराबर है वन माइनस एन एक्स, और फिर वन माइनस वो सारा वो हायर टर्म्स है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वन, आप अपनी, अच्छा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अच्छा, वन अपनी जगह पे वन एज वन है, ठीक है, प्लस की बजाय प्लस है, ठीक है, एक्स की बजाय क्या है, ये सारा कुछ ये सारा है एक्स, ठीक है, ये है एक्स, और रेस टू पावर माइनस की बजाय माइनस है, ठीक है, और एन की बजाय क्या है, वन है, तो हमारे पास एन की वैल्यू होगी वन, और एक्स की होगी वैल्यू ये, ठीक है। अब वन माइनस एन एक्स है तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस एन की वैल्यू क्या है, वन है ना, ठीक है, तो ये वन ही रहेगा, और एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ये सारा कुछ एक्स है, तो वन माइनस एन एक्स। अब आप यहाँ पे देखिए, वन माइनस एन, एन की वैल्यू है वन, ठीक है, और एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखा क्योंकि हमने हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर लिया है, सही। और ये इसलिए नेगलेक्ट किए क्योंकि ये इससे आंसर जो है ये नहीं बहुत ही स्मॉल आता है, तो अगर ये इसके साथ ऐड हो भी गए तो इन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमारे पास आ गई वन माइनस एन एक्स से ये आ गई। अच्छा, अब एज जे, रो एंड एल, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, therefore transmission efficiency increases when the line voltage is increased।
अगर आप देखें ये तो है ही कांस्टेंट, ये किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। कोई गिवन कंडक्टर आप ले लें, जब तक आप कंडक्टर नहीं चेंज करेंगे डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो हम कंडक्टर को चेंज नहीं करते। एल भी ठीक है, और ये भी। तो अच्छा, अब डिपेंड करता है इस पे और इस पे। अगर लोड का पावर फैक्टर वो होगा, अच्छा होगा, ठीक है, तो देखिए ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है, इसके साथ अब ये देखिए माइनस है। अब अगर मैं इसको वैल्यू से प्रूव करूंगा तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। चलो वैल्यू से इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ये देखिए वैल्यूज हैं, ये देखिए ये इन सब को हमने लिया है फॉर एग्जांपल कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, या इसकी मैं चलो वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, 1, ठीक है। सो 1 माइनस, ठीक है, इससे आगे वैल्यू 0.2, यानी 0.2 वैल्यू 1/5, सही। फॉर एग्जांपल वोल्टेज है, वो वोल्टेज की वैल्यू 5 है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अगर वोल्टेज की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है तो इससे एफिशिएंसी कितनी होगी। और अगर मैं इस वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा 20 वोल्टेज, ये एग्जांपल के तौर पे मैं सर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि वोल्टेज के बढ़ने से एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले हम 5 वोल्ट के लिए करेंगे, फिर हम 20 वोल्ट के लिए करेंगे। तो इन सब की वैल्यू तो मैंने कॉन्स्टेंट 1 ले ली है, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई वी की वैल्यू क्या है, 5 है। और आपको पता है 1 और 5 किसी के बराबर होता है, 0.2 के। तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। और अगर आपने परसेंटेज में एफिशिएंसी फाइंड करनी है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 0.8। अगर आपने परसेंटेज में एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, डिवाइड बाय 100 यहाँ पे आ जाएगा, और ठीक है, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 80%। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर 5 वोल्ट। नाउ I am increasing the voltage from 5 to 20 volts. So let's see what happened with efficiency. So efficiency is equal to 1 minus, अब हो जाएगा 1/20, 1 माइनस, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 1 माइनस 20, सही। तो 1/20 इक्वल है 0.05 के, 1 माइनस 0.05 0.95 के बराबर आता है। अगर मैं इसको परसेंटेज में करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें तो वी विल गेट 95% efficiency. So by this way, it has been proved by this equation that by increasing the voltage, the efficiency of the transmission line has will be enhanced, will be improved. Okay? Thus, efficiency will be enhanced when the transmission is carried out at high voltage. Okay, so that was all about the efficiency and the cost reduction and the volume and the uh, voltage regulation. Okay, now what are the disadvantages of introducing the high voltage? Okay, देखिए ये है इंसुलेटर्स, आप लोगों ने देखे होंगे ये इंसुलेटर्स ट्रांसमिशन लाइन में। यहाँ पे देखिए ये बुशंस, ठीक है, ये भी इंसुलेटर्स हैं, ये वाले, ये, ठीक है। तो जब वोल्टेज हाई होगा तो उसकी इंसुलेशन भी, उसका इंसुलेशन लेवल भी बढ़ जाएगा, और वोल्टेज कम होगा तो इंसुलेशन लेवल भी कम होगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब 500 की, यानी जब आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो आप लोग ऑब्जर्व करते हैं ये 500 के वी लाइन जो होते हैं, इनके स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स इस तरह लगे हुए होते हैं, और एक भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी इस तरह, ये देखें आप लोग, ये और ये इस तरह, ठीक है। जो जो वोल्टेज कम होता जाता है, सही है, आप लोग देखते हैं कि इंसुलेशन लेवल भी कम होता है। और अगर आप अपने घरों के साथ वो देखें तो बिल्कुल छोटे छोटे से वो लगे हुए होते हैं इंसुलेटर्स, और उस पर ट्रांसमिशन लाइन को गुजारा जाता है। जबकि यही ट्रांसमिशन लाइन जब अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, अब जब ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं तो उनका, उनके लिए इंसुलेशन लेवल ज़्यादा होता है, यानी एक से कम नहीं होता, बल्कि डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क को बढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना उसकी इंसुलेशन लेवल भी बढ़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज किस तरह हुआ, एक तो डिसएडवांटेज ये हुआ कि आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कर रहे हैं 500 केवी पे फॉर एग्जांपल। सो क्या होगा कि
इंसुलेटर्स जो हैं वो ज़्यादा दरकार होंगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि इनकी इंसुलेटर्स की इंसुलेशन फेलियर का भी ख़तरा है। अगर ये इंसुलेशन सही नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि ये जो टावर लगा हुआ है, असल में इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि एक तो ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देना होता है, ठीक है, जो उसको पकड़े हुए होते हैं, ठीक है ये। और दूसरा ये है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको देखिए यहाँ से बाईपास करके दूसरी साइड पे लेके जाया जाता है, यानी कि अगर वो है, ठीक है। सो आप देखेंगे ये क्रॉस आर्म्स हैं इसके, यहाँ पे आएगा कंडक्टर और यहाँ पे आएगा। अब अगर यहाँ पे इंसुलेटर्स नहीं होंगे तो ये इसके साथ टच होगा, और जब टच होगा तो ये हो जाएगा ग्राउंड, और जब ग्राउंड होगा तो ग्राउंड आपको पता है ये बहुत ही लो रेजिस्टिव पाथ है। ग्राउंड की रेजिस्टेंस हम अमूमन हम ज़ीरो लेते हैं। सो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लो होगी, ज़ीरो और लो रेजिस्टिव पाथ इसको प्रोवाइड होगा, तो वो पागल है कि इधर जाए, इधर तो कोई भी करंट नहीं आएगा, सारा का सारा करंट फ्लो इस तरह हो जाएगा, उधर कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड हुआ है। अगर ये इसके साथ डायरेक्टली टच है, सही, तो इसका भी लॉस होगा, आगे जाएगी ही नहीं। दूसरा ये कि अगर किसी ने इसको टच किया तो उसको भी शॉक लगेगा। तो हमारा मकसद तो इसको सिर्फ सपोर्ट देना था, बाकी इसको ग्राउंड करना नहीं था। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह एक बाईपास, ठीक है, एक वो लाइन वो कर लेते हैं ताकि यहाँ से आए और वो यहाँ से चला जाए, ठीक है। गार्ड रिंग, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गार्ड रिंग है, ये गार्ड रिंग क्या है, ये फिर हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, सही। ओके। सो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि ये इसकी फ्लो जो है इसमें ब्रेक ना आए और वो आगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे होगी इंसुलेटर्स। अब अगर ये इंसुलेटर्स सही इंसुलेशन नहीं कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर वही बात होगी कि ये यहाँ पे ग्राउंड होने का इनका पाथ बन जाएगा। फिर ये इंसुलेटर के तौर पे काम नहीं करेंगे, बल्कि कंडक्टर के तौर पे, यानी कंडक्शन करेंगे। इंसुलेशन का काम है इंसुलेटर का काम है इंसुलेशन करना। जब इंसुलेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इट मीन्स कि वो कंडक्शन करेंगे। तो हमने तो इंसुलेटर से इंसुलेशन का डिमांड है, कंडक्टर का कंडक्शन का डिमांड नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम भी होगा कि एक तो नंबर ऑफ इंसुलेटर्स भी बढ़ेंगे, इसकी वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, और इसकी फेलियर का भी आपने ख्याल रखना है कि इसकी फेलियर ना हो जाए, ये नाकाम ना हो जाए। इस नाकामी को हाई वोल्टेज की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब है, अगर मैं किसी भी इंसुलेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसका ब्रेक डाउन हो गया है, तो इसके ब्रेक डाउन होने का मतलब ये है कि इसकी इंसुलेशन जो है वो प्रॉपर्टी वो फेल कर चुका है, इसका फेलियर हो चुका है फॉर द फंक्शन ऑफ इंसुलेशन। या दूसरा जो टर्म यूज़ किया जाता है वो पंक्चर, जिस तरह आप ये कहते हैं ना टायर पंक्चर हो गए, तो ये एक्चुअली में इंग्लिश का वर्ड है पंक्चर, ठीक है। पंक्चर का मतलब है कि यानी इसका ब्रेक हो जाना, इसकी अपने प्रॉपर्टी का लॉस हो जाना, ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि ये इंसुलेटर, इस इंसुलेटर का ब्रेक डाउन हो गया है, जो कि इंसुलेशन नहीं कर पाता। या हम ये कहते हैं कि ये इंसुलेटर पंक्चर हो गया है, सही। तो इसका ब्रेक डाउन का आप लोगों ने ख्याल रखना है ताकि इसका ब्रेक डाउन ना हो जाए। इसका ब्रेक डाउन क्यों होगा वो भी हम बाकायदा तौर पे यहाँ आगे हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं, उसको हम वो करेंगे, ठीक है। इन इंसुलेटर्स को हाई वोल्टेज की टर्मिनोलॉजी में डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक इसको क्यों कहते हैं वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे, सही। सो डाइलेक्ट्रिक, जब भी मैं कहूँगा डाइलेक्ट्रिक तो इसका मतलब होगा इंसुलेटर, सही। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये दो चार्जेस बना देते हैं, एक पॉजिटिव साइड पे चला जाता है, दो पोल्स, एक नेगेटिव साइड पे चला जाता है। इस वजह से इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं कि ये डायपोल इसके बनते हैं। ओके, यानी हाँ, अगर मैं कहूँ कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ठीक है, या ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब है कि इंसुलेटर का पंक्चर होना, सही। ओके। तो
ये जो सारे आपको इंसुलेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये सॉलिड इंसुलेटर्स हैं या सॉलिड डाइलेक्ट्रिक हैं। सॉलिड के सिर्फ सॉलिड पावर सिस्टम में यूज़ नहीं होते, सॉलिड भी यूज़ होते हैं, लिक्विड भी यूज़ होते हैं और गैसेस भी यूज़ होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो ये नहीं देखे, आप लोगों ने देखे हैं मगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये भी वो हैं ये डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ओके, सो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, ये इंसुलेटर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। तो लिक्विड जो है यानी आप लोगों ने ट्रांसफार्मर ऑयल या सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज़ होता है आर्क फिनिशिंग के लिए, वो आप लोगों ने देखे होंगे, वो जो है असल में क्या है, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो गैसेस हैं इसमें आप देखें, ये ट्रांसमिशन लाइन एक यहाँ पे लगा हुआ है तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है। ये सिर्फ इन्होंने जो स्पेस दिया है, इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पे गैसेस डाइलेक्ट्रिक को इंस्टॉल किया है। ठीक, तो यहाँ पे गैसेस डाइलेक्ट्रिक इंस्टॉल करना मतलब स्पेस दे दें खुद ब खुद। यहाँ पे आप ये देखिए, ये पूरा एयर जो है ये इंसुलेटर का काम दे रहा है। आपको पता है कि एयर बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। सही, एयर जो है ये फ्री भी है और एक अच्छा इंसुलेटर भी है। और अगर एयर इंसुलेटर ना होता तो इसकी ये हमारे लिए लाइफ भी बहुत मुश्किल हो जाती। यहाँ पे अगर हम नीचे गुजर रहे हैं, ठीक है, और हमारे ऊपर ये देखिए एयर है, तो ये इंसुलेटर का काम कर रही हैं, इस हमें इस ट्रांसमिशन लाइन से इंसुलेट कर रही हैं। अगर एयर कंडक्टर होता तो बस हमें तो यानी हम ये हैं कि एयर इस ट्रांसमिशन लाइन के साथ कंडक्टर के थ्रू टच होते तो फिर हमें शॉक मिलता। ठीक है, तो इसलिए एयर जो है बहुत ही अच्छा क्या है, इंसुलेटर है। तो SF6 गैस आप लोगों ने नाइन नाम सुना होगा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, N2 नाइट्रोजन की ये गैस, ये तमाम जो है गैसेस इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। ओके, तो लिक्विड में ऑयल जो है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, मुख्तलिफ ईस्टर है और सिलिकॉन ऑयल है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही, तो कहने का मकसद ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ये देखें ये वाले लिक्विड। अच्छा, जो सॉलिड्स हैं इनकी इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और लिक्विड की जो होती है वो सॉलिड से कम होती है मगर गैसेस से ज़्यादा होती है। और जो गैसेस की डाइलेक्ट्रिक्स, इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या है, यानी किसी भी इंसुलेटर का स्ट्रेंथ क्या होगा, कि वो अच्छा इंसुलेटर होगा तो वो उस कहेंगे कि ये स्ट्रेंथेंड इंसुलेटर है। ये जिस तरह हम कहते हैं गुड इंसुलेटर है, ये हम कह सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर क्या मतलब है कि उसकी कंडक्शन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम गुड कंडक्टर कहते हैं। तो इस तरह बैड कंडक्टर वो होगा जिसकी कंडक्शन कम होगी। तो गुड इंसुलेटर कौन सा होगा, जिसकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस को इंसुलेट कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं एक अच्छा इंसुलेटर है। तो इसका हम इसकी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं द मिनिमम वोल्टेज दैट एन इंसुलेटर कैन विथस्टैंड, इट इज कॉल्ड what the dielectric strength of that dielectric material. So the solid dielectric material have the dielectric strength in the order of 10 megavolt per centimeter. 10 megavolt per centimeter का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर की गैप लूँ, यानी 1 सेंटीमीटर की गैप में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दूँ। सही, ये एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये वाला, और इसका जो मैंने वो लेंथ लिया है वो 1 सेंटीमीटर लिया है। सही, और यहाँ पे मैं जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ इसके इर्द गिर्द, वो वोल्टेज जो है वो है 1 मेगा वोल्ट। वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूँ 1 मेगावोल्ट, यानी काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है। तो इसको भी ये विथस्टैंड कर सकता है, और इससे अगर बढ़ेगा तो ये फिर इसका फेलियर हो जाएगा, ये पंक्चर हो जाएगा, या मैं कहता हूँ कि इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। सही, सो
ये जो इंसुलेटर्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 मेगावोल्ट्स, यानी 1 सेंटीमीटर के गैप में, 1 सेंटीमीटर के पोर्शन में, ये 1 सेंटीमीटर 10 मेगावोल्ट तक को ये इंसुलेट कर पा सकता है, यानी इतनी ज़्यादा। ठीक है। फिर मुख्तलिफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, सेरेमिक से बने हुए हैं, इनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, मगर ऑफ द ऑर्डर यही होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये ग्लास से बना है तो, पॉलीमर से बना है तो अलग, ग्लास से बना है तो अलग, तो इस तरह माइका से बना है तो अलग, तो मुख्तलिफ मटीरियल्स का मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह जो लिक्विड्स हैं उनका ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगावोल्ट, इन इनसे कम है, ये 10 मेगावोल्ट और ये 1 मेगावोल्ट। सही। और जो गैसेस हैं इनका इससे भी कम है, ये 50 to 100 किलो वोल्ट्स। अब ये किलो वोल्ट्स में, ठीक है, ये वाले मेगावोल्ट, इसका भी पर सेंटीमीटर। अच्छा, एयर का मैं बता दूं, एयर का है एयर का है 30 kV/सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के गैप में अगर 1 सेंटीमीटर एयर गैप में ले लेता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर का एयर गैप यानी इस खाली जगह एयर। ठीक है। और इसको मैं, यानी वो 30 वोल्ट अप्लाई, 30 किलो वोल्ट अप्लाई कर लेता हूँ, तो भी इसको इंसुलेट कर पाएगा, इससे ज़्यादा को वो नहीं कर पाएगा। इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स और भी ऐड होती हैं। अब अगर मॉइस्ट एयर है तो जाहिर बात है उस वो फिर 30 नहीं बल्कि 30 से भी कम पे, शायद 25 पे वो हो जाए। ठीक है, मॉइस्ट एयर का। और और भी फैक्टर्स हैं इसमें। ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स हैं या और इम्प्योरिटीज हैं इसमें, तो इससे इसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो सकती है। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किसी भी अच्छे इंसुलेटर की वो क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आर्क को क्वेंच कर रहा है। ठीक है। ये दोनों हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स आपको पता है जो फ्लो करती हैं, जो बहती हैं, उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो लिक्विड भी फ्लूइड में आती हैं और गैसेस भी फ्लूइड में आते हैं, सॉलिड्स फ्लूइड्स में नहीं आते। तो इनमें एक फ़ायदा ये है, ठीक है, कि इनकी डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस इससे, इन दोनों की इससे कम है, मगर इन दोनों का फ़ायदा ये है कि फ्लो की वजह से अगर एक पोर्शन यानी इसका पंक्चर हो जाता है तो बाकी ऑयल पार्टिकल्स, इस फ्रेश एयर पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स इसको रिप्लेस कर देती हैं, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है। यानी ये हटा के तो और फ्रेश पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है कुछ हद तक, कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस तक। फिर जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे तो सर्किट ब्रेकर्स की ट्रिपिंग के, तो जाहिर बात है फिर ये कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल आपकी गाड़ी की मोबाइल ऑयल की तरह है कि मोबाइल ऐप जो है वो जब आप फ्रेश डालते हैं तो, यानी जैसे जैसे आप इसको यूटिलाइज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप देखते हैं ना कि कितनी माइल्स आप चलते हैं, तो और फिर उसके बाद आप लोग वो गाड़ी के ऑयल वो चेंज करते हैं, 3000 पे करते हैं किलोमीटर्स। ठीक है। 2000 पे करते हैं, 4000 पे करते हैं। तो ऑपरेशन जितने ज़्यादा होंगे रनिंग, उतनी जो है फिर ये फिर वो आप लोग देखते हैं उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसका अंदाज़ा विस्कोसिटी से भी लगता है, इसका अंदाज़ा कलर से भी लगता है। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि कलर से, विस्कोसिटी से बाकायदा इसके टेस्ट किए जाते हैं, जिसको हम टेस्ट सेल में रखते हैं, सैंपल लिया जाता है, इसको पहले शेक किया जाता है, फिर सैंपल लिया जाता है, और सैंपल से ये नीट सैंपल बहुत ही कम होता है। अब मैं अगर कहूँ कि स्पून 1 टेबल स्पून जो होता है इसका बिल्कुल हम सैंपल लेते हैं, या 2 टेबल स्पून, इतनी मकदार का लिया जाता है, और फिर जो वैल्यू आती है वो पूरे कंटेनर पे वही वैल्यू अप्लाई की जाती है। सही। तो इनमें ये वो है कि फ्रेश एयर पार्टिकल्स या फ्रेश लिक्विड पार्टिकल्स जो ये वाले हैं जो कि पंक्चर हो चुके हैं, जिनका ब्रेक डाउन हो चुका है, इसको हटा के वो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सॉलिड में ये है, अगर ये वाला पोर्शन फॉर एग्जांपल पंक्चर हो गया है, तो अब ये जो है इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे पार्टिकल इसकी जगह नहीं ले सकते, बल्कि क्या होगा, ये हॉटस्पॉट बन जाएगा, और हॉटस्पॉट से ये इस तरह क्रैक्स बढ़ेंगी और
बाकी जो साइड बाय पार्टिकल्स हैं इनको भी ये क्या करेगा, वो कमज़ोर करेगा। यानी जिस तरह आप देखते हैं कि किसी भी फर्श पे अगर एक क्रैक आ जाता है, तो वो क्रैक बार-बार जब उस पे चला जाता है तो या रोड पे क्रैक आ जाता है तो वो क्रैक जो है फिर बढ़ता रहता है और बाकी जो ठीक वो हैं उसको भी कमज़ोर करता जाता है स्ट्रेंथ, ठीक है? तो इस तरह ये एक ट्रीइंग इफ़ेक्ट होती है, ट्रीइंग, ये एक पूरा ट्री बनाता है, ठीक है? इस तरह। तो ब्रांचेज़ होती हैं इस तरह इसकी। तो ये है कि इसमें ये नुकसान है कि ये इसका वो नहीं हो सकता, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है? च च कंटेंट अगर मैं ब्रीफ़ली आपको कहूँ तो कंटेंट हमारा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी और इसमें पूरा वो है, ठीक है? हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और हम मुख्तलिफ़ उसके लिए पढ़ेंगे, पॉइंट चार्जेस के लिए भी पढ़ेंगे, लाइन चार्जेस के लिए भी पढ़ेंगे, रिंग चार्जेस के लिए भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? इस तरह ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो अब ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक अलग होगा, ब्रेकडाउन यानी ब्रेकडाउन किस वजह से हो सकता है, क्या-क्या थ्योरीज़, कौन-कौन से लॉज़ हैं, तो ब्रेकडाउन ऑफ लिगेशियस डाइलेक्ट्रिक अलग होगा, ब्रेकडाउन ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक ये अलग चैप्टर है, ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक ये अलग है, कोरोना, ठीक है? कोरोना जो आज कल आप लोग कोरोना कोरोना सुन रहे हैं, ये वो वाला कोरोना कोरोना नहीं है, ठीक है? ये कोरोना लॉसेस हैं, आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। तो कोरोना लॉसेस होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है हाई वोल्टेज जनरेशन, तो हाई वोल्टेज में फिर हाई वोल्टेज एसी जनरेशन अलग होगा, हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन अलग है और हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेशन वो अलग है। फिर उसके बाद हाई वोल्टेज है टेस्टिंग, सही, हाई वोल्टेज टेस्टिंग और फिर हाई वोल्टेज जो अप्लायंसेस हैं वो भी हम पढ़ेंगे, तो वो भी हमारे उसका हिस्सा है, ठीक है? और हाई वोल्टेज एक्सक्यूज मेजरमेंट, मी सर। हाई वोल्टेज मेजरमेंट भी है। जी, जी सलमान। सर ये जो स्लाइड है ये बुक है ये ग्रुप में शेयर करो सर। मैंने आपको अभी क्या बताया एसएमएस में? आप लोगों ने को पोर्टल का एक्सेस मिला है, ठीक है? आप लोग पोर्टल पे जाएँगे, सिर्फ स्लाइड्स नहीं, अब स्लाइड्स में आपको वो शेयर कर दूँगा ग्रुप में, सर तो वो वीडियो मैं किधर से शेयर करूँगा? तो इसलिए सर वो पोर्टल का एक सीजन अभी तक नहीं, अच्छा, पोर्टल का एक्सेस नहीं है, किसी को भी नहीं मिला है सर। फिर सही है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप उस पे कर दूँगा। अ, ठीक है, जब आप लोगों को वो मिल जाए तो फिर ये वीडियोज़ भी, वीडियो की मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो वीडियो भी अपलोड करूँगा मैं, सही, हैंडआउट्स भी मैं अपलोड करूँगा और स्लाइड्स भी अपलोड होंगे, तो पूरा लेक्चर के मटेरियल्स अपलोड होंगे, तो इसलिए आप लोग फिर अच्छा अगर कोई असाइनमेंट्स होंगे तो वो भी आप लोगों को पोर्टल पे दिए जाएँगे, आप लोगों ने सबमिट भी पोर्टल पे करना है। ईमेल पे अगर किसी ने असाइनमेंट भेजा या पेपर भेजा तो वो भी कंसिडर नहीं होगा, ये बात सुनते हैं। और अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल पे मुझे व्हाट्सएप पे असाइनमेंट भेजा या पेपर भेजा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सब कुछ सारी कार्रवाई पोर्टल से होगी, सही? तो फ़िलहाल मैं ये स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, मगर जब आपको एक्सेस मिल जाए तो फिर आप लोग पोर्टल से ये वीडियोज़ और जो स्लाइड्स हैं और बाकी हैंडआउट्स, कोर्स कंटेंट और सारे जो मटेरियल हैं वो आप लोगों को पोर्टल पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। सही है? एनी क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।